to all the participants. Good afternoon, ma'am. Hi, good Again, afternoon. we welcome you on behalf of KCG. Thank you, thank you. It's a pleasure that the second day will also be preceded by Seema Saxena, ma'am. Today, she will be dealing with purpose world aspects of purpose, goal, and meaning in life. And the second session will be on distance and dissengers, how to D&D from unhelpful behavior, thoughts, and emotions. I would like to add, ma'am, yesterday we received a lot many comments that it was a wonderful session and the people have enjoyed a lot. Thank you. We are happy to have you again. Handing over to you, ma'am. It will be great. I would love to be there. I would love to be there. I'm so thankful for all the attention the participants gave. Good afternoon, everyone, all my worthy colleagues and my dear teachers and friends. As I said, I'm starting again on a very happy note क्योंकि इतने decades के बाद I'm again connecting, as I said yesterday, with Gujarat University. 81 में graduation from Gujarat University, 83 में post graduation from Gujarat University, and 87 में again one more degree from Gujarat University. इतने सालों बाद कभी सोचा नहीं था I'll come back to you all. So on a very joyous note, I will start my second day. और पूरा ध्यान रखते हुए कि हम में से काफी लोगों ने इच्छा प्रकट की थी कल कि इसको हिंदी इंग्लिश कंबाइन करके किया जाए, तो आज उसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। और उसी के मद्देनजर या उसको नोट करते हुए इस बात को मुझे एकदम से लगा कि कल काफी कुछ अंग्रेजी में हो चुका था, उसके बाद ये कमेंट्स आए थे, तो आज मैं एक समरी वेरी क्विकली हिंदी में कर दूंगी कल की, ताकि जिन लोगों को कुछ भी मुश्किलात हुई हो तो वो मतलब दे कैन कैच अप विद द रेस्ट ऑफ आवर्स। मीनवाइल यूं हुआ है कि वेरी काइंडली मुझे पूरी जो अपनी फैकल्टी डेवलपमेंट टीम है केसीजी में, इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करके इन्होंने मुझे वो आपके सारे कमेंट्स वगैरह भेजे हैं। आई वांट टू थैंक यू फॉर ऑल द एक्सप्रेशंस यू हैव मेड। अब कुछ चीजें मेरी नजर में आई हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज का फॉर्मेट ऐसा होगा, कुछ कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस जो कल शायद आप लोग में से कुछ लोग देख रहे होंगे कि आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड क्योंकि वो शायद हम लोग को समय की अभाव से हमने उसको छुआ नहीं, तो आज उसको ले लेंगे वेरी क्विकली। उसके बाद में मैं जो कल की समरी है वो पूरा कर दूंगी हिंदी में, ताकि सब लोग एट द सेम प्लेटफॉर्म आ जाए, फिर आज का सेशन पूरा स्टार्ट हो जाएगा। आज हम लोग के 1 आवर वाले 2 सेशंस है, पहला वाला पर्पस पे है, दूसरा वाला डिस्टेंसिंग एंड डिसएंगेजिंग पे है। तो लेट अस प्रोसीड इन द राइट अर्नेस्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो हिंदी वाली बात मैंने आप लोगों को अश्योर कर दी है, अब से ये मिक्स लैंग्वेज रहेगा। एक ऑब्जर्वेशन कल आई थी कि स्लाइड अटकी, आई थिंक इन शॉर्ट जो पर्सन ने लिखा है वो ये लिखा है कि स्लाइड अटकी हुई क्यों है, स्पीकर जो टॉपिक छेड़ रहा है या बोल रहा है उसके हिसाब से स्लाइड बदल क्यों नहीं रही है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसको ऐसा समझ लीजिए कि पैरा हेडिंग या सब टाइटल लेवल पे जो वर्ड है उसको लिख करके वहीं छोड़ करके देन मैं आई वुड लाइक टू रियली गो अराउंड माय कंटेंट एंड कनेक्ट विद यू, क्योंकि आप लोग समझो मैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हूँ, आप भी उसके सामने हो ना, मुझे आप दिख रहे हो, आई डोंट नो वेदर हाउ मेनी ऑफ यू कैन सी मी, और इतना अटपटा सा लगता है, तो वो स्लाइड बदल बदल के बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो मैंने वैसा फॉर्मेट रखा नहीं है, मैंने ऐसा रखा है कि मैं कैमरा में देखूं, ऐसा लगता है जैसे आई एम ट्राइंग टू रीच यू और मैं पूरा कंटेंट आपको समझाऊं। तो आप लोग ये नोट कीजिएगा कि स्लाइड एक टॉपिक पे रहेगी, जब उस टॉपिक का बोलना पूरा हो जाएगा तो अगली स्लाइड में चेंज कर दूंगी, जस्ट टू रिमाइंड यू कि हम लोग इस टॉपिक पे हैं, एंड विद इन दैट टॉपिक आई विल डू अ टॉक, मतलब मेरे कंटेंट में से मेरे जो पॉइंट्स है उसके हिसाब से। फिर एक ऑब्जर्वेशन ऐसा आया था कि दो थे ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन ऑफ थिंकिंग में। पहला था हाउ टू कंट्रोल इमोशंस लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स, और दूसरा था, ये कल की बात है, कल के जो रिस्पॉन्सेज आप लोग के आए उसमें से, हाउ टू बैलेंस इमोशंस प्लेयर डिफरेंट रोल्स येट कमिटेड। ये कुछ ऐसा था कि भाई हाउ टू बैलेंस इमोशंस एज अ प्लेयर ऑफ डिफरेंट रोल्स एंड येट हैव योर कमिटमेंट फॉर दीज रोल्स। तो इन दोनों में मतलब कंसर्न है इमोशंस से, एक चीज कॉमन आई है। तो पहला वाला जो है कि हाउ टू कंट्रोल इमोशंस, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल पे वजन क्यों दिया जाए, क्या सवाल ये होना चाहिए हाउ टू कंट्रोल। एक्चुअली इसकी चाबी, द की इज नॉट टू कंट्रोल। तो दूसरे वाले में हाउ टू बैलेंस इमोशंस एज अ प्लेयर ऑफ डिफरेंट रोल्स, तो वहां पे भी सवाल ये उठता है कि इज इट द राइट क्वेश्चन बैलेंसिंग,
माय व्यू एंड हमारा जो ये हमारी जो थ्योरी है कमिटमेंट की, जो हमारा कोर्स एंड कंसेशंस है, इनका कहना ये है कि नो, वी शुड नॉट थिंक अबाउट बैलेंसिंग, नाइदर शुड वी थिंक अबाउट कंट्रोलिंग इमोशंस, नॉर शुड वी थिंक अबाउट बैलेंसिंग. तो फिर व्हाट शुड वी डू? वी शुड, यू नो, हमारे जो 7 प्री रेक्विजिट्स थे उसमें था एक्सेप्टेंस, और उसमें था यू नो बेसिकली ट्राइंग टू कनेक्ट विद योर सेल्फ. इन चीजों पे जाना चाहिए हमको, बिकॉज ये जर्नी कमिटमेंट वाली जर्नी है. तो कंट्रोल करेंगे तो हम उससे जूझेंगे, बैलेंस करेंगे हम उससे जूझेंगे. और हमको एक्सेप्टेंस में सिखाया गया था कि देयर इज नो नीड टू लेट दीज पीपल टेक अननेसेसरी अटेंशन ऑफ योर्स. ये जो इमोशंस हैं इनको हमारी अननेसेसरी अटेंशन मिलनी नहीं चाहिए. तो अगर कंट्रोल करने जाएंगे तो हम वही कर बैठेंगे, बैलेंस करने जाएंगे तो भी वही कर बैठेंगे. तो आई थिंक ये चीज पे जब ध्यान रखेंगे तो वी विल हैव our entire attention will be then diverted how to committed actions कैसे लिए जाए towards our purpose in life. ठीक है, तो एट द मोमेंट जब तक कि हम इमोशंस वाला सेशन नहीं शुरू कर देंगे, मैं इतना ही कहूंगी, बिकॉज काफी डीप में इसको बाद में भी डील करना है, कि हमारी फोकस कंट्रोल और बैलेंस पे नहीं रहनी चाहिए. मीनवाइल ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशन आई है कि मतलब ऐसे ही इसलिए बोला कि अभी जवाब देते टाइम भी मुझे लगा कि क्या ये सब हमको, ये वेस्टर्न लिटरेचर जो है कमिटमेंट का, क्या ये हमको डिस्पैशनेट होने को नहीं कह रहा? तो क्या ये गीता जैसा नहीं लग रहा है? या क्या हमारे सारे जो वेद पुराण में हमको सिखाया, जो इंडियन इथॉस है, क्या ये वो चीज नहीं है? तो किसी ने लिखा भी है कल कि इजंट इट लाइक वेरी मच लाइक गीता, कि गीता में ये सब बताया गया है. somebody got reminded of it and my answer is a big yes. हम लोग अंडर प्ले करते हैं हमारी इंडियन विजडम को, मगर बिल्कुल 100% गीता के जो सार हैं उसका बहुत इसमें आपको कलर, फ्लेवर, रिफ्रेन मिलेगा. क्योंकि जब कोई बोले कि आप कंट्रोल से जूझो मत, आप बैलेंस से जूझो मत, आप इमोशंस को लेट देम कम, लेट देम गो, ये क्या है? दिस इज यू नो you have to just do your deed, you don't have to worry about the result. ये वही तो चीज है. तो टॉकिंग अबाउट आवर एंशिएंट विजडम, किसी ने एक और ऑब्जर्वेशन दिया था कि ऐसा लगता है कि ये फ्यूजन फिक्सेशन जो है इट इज मैचिंग विद सम टर्म. फिर जिन्होंने लिखा है उन्होंने कुछ क्वेश्चन मार्क लिख दिए हैं और बोला है कि सम टर्म दैट कृष्णा असाइंस टू व्हाट अर्जुन इनिशियली बिलीव्स. तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से, वो पर्सन मेरे सामने नहीं है, पर इतना कह सकते हैं कि देखिए, व्हाट एवर वाज टॉट टू अस और व्हाट वी लर्नड फ्रॉम द गीता विद इन द महाभारत और फ्रॉम द महाभारत, इसके आई थिंक कृष्णा ने सारा टाइम अर्जुन को, या एंड थ्रू दैट हम लोगों को जो ज्ञान दिया है वो यही दिया है कि व्हाट इज पर्पस इन लाइफ, धर्म और कर्म के बीच में कैसे हमारी ड्यूटी निभानी. आई थिंक वो, एंड देयर इज नो डेथ, सोल डज नॉट डाई. आई थिंक मोटा मोटी यही बोरोइंग्स थी हमारी. तो हालांकि मुझे पता नहीं जिन्होंने लिखा है वो एग्जैक्टली क्या पूछ रहे थे, टर्म का नाम पूछ रहे थे या क्या कर रहे थे, बट what I could do sitting at a distance is that I can agree with the person that yes, जो पर्पस इन लाइफ जो कृष्णा अर्जुन को समझाने जा रहे थे, वो उनका थोड़ा सा जो था उनका एक्चुअली उसमें ऐसा था कि अर्जुन, तेरा पर्पस इन लाइफ इस वक्त, नाउ दैट द सिचुएशन हैज अरीजन, तेरा पर्पस इन लाइफ क्या है? और हमारी थ्योरी में पर्पस इन लाइफ जो डिफरेंस है वो ये है कि ये लार्जर वर्ल्ड को इम्पैक्ट करने वाला, एंड डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, जिसमें हम हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जीज लेके चलेंगे. ठीक है ना? जहां पे भी वही था कि देन फाइनली अर्जुन को यही बोला कि यू शुड लेट योर फीलिंग्स बी, फीलिंग्स पे मत जाओ, ड्यूटी करो. सो यस, आई थिंक दिस पर्सन हु हैज रिटन इज आल्सो इन सिंक विद व्हाट आई वुड लाइक टू से, एंड आई एम इन सिंक विद दैट पर्सन. तो ये हो गए कल के ऑब्जर्वेशंस. इतने मुझे लगता है हम लोग ने कल डील नहीं करे, एंड हैविंग डन दैट मैं क्विकली एक समरी दूंगी. देखिए, कल हमने 2 सेशंस किए. पहला सेशन हमारा था इसेंशियल्स, कि अगर हमें सस्टेन करना है हमारा कमिटमेंट लेवल टुवर्ड्स आवर पर्पस इन लाइफ, तो हमें 7 चीजों की इसेंशियल जरूरतें हैं. ये 7 नहीं होंगी तो हमको डिसहार्मनी होगी, हम वो जर्नी सस्टेन करने वाली जर्नी, कमिटमेंट को, हमारा उसमें अभाव रह जाएगा. तो ये जो 7
इसेंशियल टॉपिक्स थे या जो सब टॉपिक्स थे उनको मैं क्विकली रिपीट कर रही हूँ. आई विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कमिटमेंट. कमिटमेंट में ऐसा था कि हमने देखा कि इस सेशन के और इस प्रोग्राम के तहत और इस जो हमने नॉलेज इकट्ठी की है रिसर्च करके कमिटमेंट के बारे में, इसका लिटरेचर हमें ये कहता है कि कमिटमेंट दो चीजें हैं. एक तो स्टेट ऑफ बीइंग डिवोटेड है, स्टेट ऑफ बीइंग totally मतलब committed to our activity or cause, और एक है act, it is an act of being committed. तो एक में है state of mind, एक में फ्लेवर आता है action का. क्योंकि state of mind है, पूरा हमारा जो कोर्स है वो हमारे state of mind पे ही काम कर रहा है. आप देखिए हम इमोशंस की बात करते हैं, फीलिंग्स वगैरह की करते हैं, और क्योंकि एक्ट की बात हो रही है तो एक्ट के लिए हमने ये आप लोगों को बताया था कल की एक्शन इज द बेसिस ऑफ स्टेइंग कमिटेड. तो एक्शन जहां पे होगा वहां पे ये 7 चीजें ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ कमिटमेंट उससे जुड़ी रहेंगी. यदि ये 7 चीजें जो मैं बताने वाली हूँ ये नहीं होंगी तो समझिएगा कि हो सकता है हम ऑल द वे देयर नहीं पहुंचे हैं. तो डेफिनेशन ऑफ कमिटमेंट हमारे ऊपर 7 कौन सी चीजें हमारे ऊपर लगाता है, लागू करता है. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर दूसरी अडियरेंस, तीसरी टास्क, चौथी अटेंटिवनेस, पांचवी डिवोशन, छठी अलीजियंस और सातवीं प्रेशर. ये जैसे बोलते हैं ना कि परिभाषा से निकल करके आते हैं. So we will have to take this as part and parcel of our lives when we want to stay committed. तो आप जल्दी से आते हैं वो 7 requisitions क्या थी, prerequisites जो थी, मतलब not requisitions, prerequisites क्या थी commitment की. So the 7 commitment prerequisites मतलब essential. Without this you cannot move ahead. You cannot claim that you want to be a committed person. The 7 requirements were, first I'll name all the 7, then I'll quickly explain ये 7 क्या थे. First one was purpose. Second one was now, N-O-W, now, present. Third was self-connect. Fourth was acceptance. Fifth was distancing and disengaging. इसको मैं D&D short में बोलती हूँ. Values, that was the 6th one. 7th one was committed action. ठीक है. Purpose में हमने ये देखा था कि it is not about an objective या हमको क्या चीज करना. It is about going beyond myself and having a world impact. ठीक है, we have to have a larger than us impact and consequence of what we want to do in life. And हमने एक हायरार्की देखी थी कि भाई सबसे ऊपर पर्पस इन लाइफ आता है, उसके नीचे आता है हमारे जिसको बोलते हैं कि हमारे एस्पिरेशंस, उसके नीचे आते हैं हमारे बिलो द एस्पिरेशंस आ जाता है लाइफ का डायरेक्शन, जिसमें ये रोल तय होता है कि हमारा डायरेक्ट रोल रहेगा या इनडायरेक्ट रोल रहेगा. उसके नीचे आते हैं हमारे एम्स और उसके नीचे आते हैं गोल्स. तो गोल्स बिल्कुल ही लोअर लेवल पे है, पर्पस इन लाइफ हायर लेवल पे है. अच्छा, नाउ पे आते हैं जो प्रेजेंट है. उसमें ये जरूरी है टू बी कमिटेड एंड टू सस्टेन योर कमिटमेंट. ये बहुत जरूरी है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें. तो प्रेजेंट मोमेंट के में रहने के लिए हमें हमारे वॉन्डरिंग माइंड को वापस लाना पड़ता है. अभी जिन्होंने कहा गीता और महाभारत की जो बात छेड़ी थी, ये वही तो है कि ब्रिंग संयम एंड ब्रिंग योर माइंड बैक. तो वी हैव टू ब्रिंग आवर माइंड बैक टू द प्रेजेंट. मतलब कि ना तो हम ज्यादा इमोशंस के साथ फाइट करें, ना स्ट्रगल करें, ना उनको हम पे हावी होने दें. रिमेन इन द प्रेजेंट. सिर्फ नाउ पे विश्वास करें. हम येस्टरडे पे भी ध्यान नहीं ज्यादा दे सकते, हम टुमारो के बारे में भी ज्यादा अहमियत नहीं दे पाते. एंड इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं, तो ये इवेंट्स को नोट करके हमारी अटेंशन फ्लेक्सिबल बनाने की, जिससे हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें. तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए देयर इज नो पास्ट, देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज ओनली नाउ. ठीक है ना. एंड जैसे कहा था कि भाई वी कैन नॉट एक्ट yesterday and tomorrow, we can only act now. अच्छा, सेल्फ कंसेप्ट में ये था कि हमारे 3 सेल्फ होते हैं. एक होता है कंसेप्चुअलाइज सेल्फ, एक होता है नोइंग सेल्फ, एक होता है ऑब्जर्विंग सेल्फ. मैंने तीनों की परिभाषा भी समझाई थी कि कंसेप्चुअलाइजेशन में हमारी थीम रहती है, हमारी अपनी एक स्टोरी होती है, मैं कौन हूँ उसकी जो कथा है वो होती है. हमारा नोइंग सेल्फ जो होता है ये वो बंदा होता है या बंदी होती है जो मतलब हमको ऑब्जर्व करता रहता है. दैट पर्सन इज लाइक आवर मिरर इमेज, हमारी ऑल्टर ईगो समझ लीजिए, वो हमको देखती रहती है. और एक होता है हमारा ऑब्जर्विंग सेल्फ विच इज आवर सुपीरियर सेल्फ, विच इज एक्चुअली द गॉड विद इन अस और द अंपायर विद इन अस. एंड बाद में आते हैं एक्सेप्टेंस पे, जहां पे हमारा फोकस इस थ्योरी का यही है कि नो सप्रेशन एंड नो अवॉइडेंस, नो रनिंग अवे, नो स्ट्रगलिंग. थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एक्सेट्रा जो
कौन से वाले? सारे नहीं, जो अनहेल्पफुल हैं, जो हिंड्रेंसेस हैं, इनको आने दो या जाने दो, यू नो, वी डोंट हैव टू पुट अप अ स्ट्रगल विद देम। तो उसको बोलते हैं पूरा एक्सेप्टेंस, ना अवॉइड करो ना उनको यू नो रेजिस्ट करो। डिस्टेंसिंग एंड डिसएंगेजिंग में ये देखा था कि भाई थॉट्स जो है ये थॉट्स है, माइंड अपना काम करता है, लेट इट डू इट्स वर्क, यू आर नॉट योर माइंड, मतलब दैट इज द फिलोसफी ओवर देयर। ये सब वर्ड्स एंड पिक्चर्स हमारे माइंड में इमेजरी है, दैट इज हाउ इट इज। हमको उससे स्टेप बैक करना पड़ता है, हमको हमारी खुद की जो कंसेप्चुअलाइज जो मेरी अपनी आत्मकथा है उससे हमको थोड़ा डिसएंटेंगल्ड रहना पड़ता है, तभी हमारी थिंकिंग फ्लेक्सिबल हो जाती है। और डिस्टेंसिंग एंड डिसएंगेजिंग में हमेशा अपने आप से पूछे, बॉस ये चीज वर्केबिलिटी है इसमें क्या, मतलब इज दिस अ वर्केबल थिंग, मैं जिससे जूझ रहा हूँ या जूझ रही हूँ या जिसको कंट्रोल करना चाह रही हूँ, जिसको बैलेंस, इज इट वर्केबल? वो सवाल करके थिंकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी लाइएगा। दैट इज हाउ DND, डिस्टेंसिंग एंड डिसएंगेजिंग का मेन मैसेज था। वैल्यूज में ये था कि भाई ये अहमियत होती है इनकी टू हेल्प यू डिसाइड द पाथ टुवर्ड्स योर पर्पस इन लाइफ, एंड ये एंड्योरिंग होते हैं, ये प्रेशियस होते हैं, ये हमको डायरेक्शन एंड गाइडेंस देते हैं। इनसे हम गोल अचीवमेंट का रास्ता, गोल फुलफिलमेंट का रास्ता तय करते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, टर्मिनल वैल्यूज, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इज अबाउट हाउ टू डू, टर्मिनल वैल्यू इज हाउ टू डू के रास्ते से, मतलब थ्रू इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू फाइनली अचीव करो। उदाहरण था कि इंडिपेंडेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, इंडिपेंडेंट के रास्ते से हम फ्रीडम, विच इज अ टर्मिनल वैल्यू। तो ये हमने मोटा मोटी देखा कि भाई वैल्यूज हमारे जो है वो हमको सर्टेनिटी देते हैं, हमारे पर्पस इन लाइफ की तरफ कमिटेड रहने के लिए मोमेंटम देते हैं, हमको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट भी मिलता है उसमें से। और कमिटेड एक्शन में ये था कि जो भी एक्शन होगा वो पर्पस की तरफ, पर्पस इन लाइफ की तरफ रहेगा, ना कि यू नो जो डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स है उसकी तरफ एक्शंस रहेंगे, एंड दे विल बी अलाइन टू वैल्यूज, मतलब वही की जो टर्मिनल वैल्यू है उसके रास्ते से हमारे सारे एक्शंस लेंगे, और हम फ्लेक्सिबिलिटी मतलब टू चेंज वैल्यूज के तहत करेंगे जो भी एक्शन में लाएंगे। तो इतना था फर्स्ट सेशन हमारा पर्पस के ऊपर। हमारा दूसरा सेशन था बैरियर्स के ऊपर, मैं वेरी क्विकली उसको भी कवर कर देती हूँ। हमने 3 बैरियर स्टडी किए थे। पहला बैरियर था फ्यूजन, दूसरा था कॉन्फिडेंस गैप, तीसरा था अवॉइडेंस। फ्यूजन में हमने 6 टाइप के, फ्यूजन वही था कि जो भी अनहेल्पफुल इमोशन है, बिहेवियर है, एक्सपीरियंसेस है, जो अनप्लेजेंट चीजें हैं जिससे हमारी प्रोग्रेस रुकती है टुवर्ड्स कमिटमेंट, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ पर्पस, उससे हमें दूर रहना है। तो दूर रहने के लिए टेक्निक्स है वो हम प्रैक्टिस करेंगे, मगर 6 टाइप की चीजें बाहर रहती, 6 बिहेवियर्स। हम पर्सनल रूल बनाते हैं, हम रीजन एंड जस्टिफाई करते हैं, हम जजमेंट्स लेते हैं, हम पास्ट में पड़े रहते हैं बल्कि प्रेजेंट में नहीं रह पाते, हम फ्यूचर के ऊपर ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं, और हम सेल्फ डिस्क्रिप्शन हमारा बड़ा नेगेटिव बना देते हैं। इसी तरह कॉन्फिडेंस गैप में हमने 7 तरह के ऑब्स्टिकल्स देखे थे, मतलब 7 तरह के गैप्स देखे थे। पहला, सॉरी इट शुड बी गैप्स, पहला था ऑब्स्टिकल, दूसरा था सेल्फ जजमेंट, तीसरा था कंपेयर करते हैं, अनहेल्दी कंपैरिजन जो होता है वो, हम प्रिडिक्शंस करते हैं अपने खुद के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, परफेक्शनिज्म, मैंने आपकी अटेंशन ड्रॉ की थी कि परफेक्शनिज्म इज अ कॉन्फिडेंस गैप। फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम था, जहां पे हम सब कुछ जानते हुए भी हम अपने आप में यू नो एक वो हमारा सेल्फ डाउट रहता है, विच इज द अनहेल्दी सेल्फ डाउट। मैंने कहा था सेल्फ डाउट इज नॉट दैट बैड, थोड़ा बहुत तो रहे तो आदमी इंप्रूव ही करता है, मगर दिस इज द अनहेल्दी वन जो हिंडर करता है हमारी प्रोग्रेस। एंड पास्ट फेलियर्स, मिस्टेक्स, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, जो भी हमारा नहीं हुआ, बीता हुआ सब भी रिहैश मतलब उसको फिर से जगाना, उसके ऊपर ड्वेल करना, यू नो। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस गैप्स थे। और हमने अवॉइडेंस में देखा कि एस्केपिज्म जो है वो अनहेल्दी है, वी शुड नॉट एस्केप। और हमको उससे क्या दिक्कत आती है कि इंपॉर्टेंट टास्क हम पुट ऑफ कर देते हैं, हम इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं कैश कर पाते हैं, वी लेट देम गो, वी डोंट टेक देम, वी डोंट गो आफ्टर देम। फिजिकल फिटनेस रूटीन्स है या सोशल इंटरेक्शन, सोशल गैदरिंग्स, उसमें हम लोग स्टेप बैक कर जाते हैं। हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स बहुत क्लोज नहीं रह जाते, हम बैड रिलेशनशिप्स में कंटिन्यू कर सकते हैं, हम करियर्स जो हमारे स्टेलमेट वाले हो चुके हैं उनमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और लास्टली हमने कल साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी की एक एक्सरसाइज करी थी, उसका कंसेप्ट समझा था। एक्सरसाइज से मतलब है उसकी एक हमने क्वेश्चनेयर करके सेल्फ इवैल्यूएशन जैसा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जैसा किया था। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का यही कहना था कि it is important to stay in the present, and the way to stay in the present regardless of anything else is just to try and remain, not to get fused, not to avoid, and to distance and disengage. उससे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर आप प्रेजेंट में हैं
तो आपकी साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी इंप्रूव्ड है, इज बेटर. सो विद दिस आई हैव गिवन समरी. अभी समरी हो गई कल की. अब आज का जो है, I will just go to today's thing and we will move this forward. तो ये मैंने आप लोगों के लिए ये वाली जो स्लाइड है इज जस्ट अ समरी स्लाइड. हमने प्री रेक्विजिट्स की समरी भी देख लिया आज, हमने बैरियर्स भी कर लिए. ये अब हम आज पर्पस पे रहेंगे एंड वी आर गोइंग टू डू पर्पसेस. तो एक मिनट, just excuse me. We will start this session now, purpose in life. हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि पर्पस ना कि जस्ट एक लिमिटेड गोल या लिमिटेड ऑब्जेक्ट या अच्छा ये काम पूरा करना है, वो कर लेना है, अच्छा इतना सा हो जाए या यहाँ तक पहुंच जाए. इट्स नॉट दैट. इट इज कनेक्टेड विद द लार्जर वर्ल्ड एस्पेक्ट्स. तो पर्पस ऐसा है, इसकी परिभाषा में यूं आता है कि इट इज अ वेरी, इसकी शुरुआत कैसी होती है, हम पर्पस इन लाइफ हमारा बने कैसे. पर्पस इन लाइफ में इसकी शुरुआत होती है एक बड़ी जनरलाइज्ड इंटेंशन से. जनरलाइज्ड इंटेंशन मतलब एक हमको ब्रॉड आइडिया सा रहता है कि कौन सी चीज मेरे लिए अहमियत रखती है, कौन सी चीज मैं बदलना चाहती हूँ, कौन सी चीज मुझे नहीं पसंद है. ये वहां से शुरू होता है, जिसके लिए हम ना थोड़ा सा अंदर से एक इम्पेलिंग होता है हमको. इम्पेलिंग मतलब एक अंदर से खटर पटर शुरू हो जाती है कि यार कुछ तो करो, कुछ तो करो. अब वो कुछ तो करो अलग अलग रूप लेता है. जैसे मैंने कल एक उदाहरण भी दिया था, हो सकता है हम में से कुछ सिर्फ एक उसके बारे में किताब पढ़ के छोड़ दें और हम में से कोई उसके लिए जद्दोजहद लेके उसके ऊपर पूरा एक क्रांति शुरू कर दें. ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा. वो डिपेंड कैसे करेगा, तो आपने उसमें क्या देखा, आपने उसमें से अपना एस्पिरेशन क्या बनाया, आपने उसमें वर्ल्ड के लिए कॉन्सिक्वेंस क्या चुना. हाउ मच बियॉन्ड योर सेल्फ कुड यू डिसाइड योर इंटेंशन शुड बी. उसके ऊपर उसका पूरा फ्लेवर वहां से आता है. तो ऐसा है कि इसकी शुरुआत तो जनरलाइज्ड इंटेंशन से हो जाती है कि हम कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, लेकिन कैसी चीज जो पर्सनली मीनिंगफुल हो. तो ये टेक्निकल वर्ड है, पर्सनल मीनिंगफुल. ये अभी हम लोग आगे जाके इसी सेशन में देखेंगे मीनिंगफुलनेस क्या होती है या मीनिंग इन लाइफ क्या होता है. ठीक है ना. तो इट हैज टू बी पर्सनली मीनिंगफुल, जिसमें मेरे एस्पेक्ट्स, माई सेल्फ एस्पेक्ट्स 1000% एड्रेस होंगे, मगर वहां सीमित नहीं होंगे. वो मुझसे आगे बढ़ के वर्ल्ड एस्पेक्ट पे निकलेंगे. तो मुझसे शुरू होगा और वर्ल्ड एस्पेक्ट तक जाएगा, तो उसके बीच का जो है वो एक तरह का प्रोडक्टिव एंगेजमेंट होगा. सो कीवर्ड्स, पर्पस इन लाइफ को समझना हो तो उसके मूल शब्द कीवर्ड्स ये है कि एक जनरलाइज्ड इंटेंशन होनी चाहिए, पर्सनली मीनिंगफुल होना चाहिए, बियॉन्ड माई सेल्फ होना चाहिए, वर्ल्ड एस्पेक्ट होना चाहिए, प्रोडक्टिव एंगेजमेंट होना चाहिए. ठीक है ना. सो ये है एक कैनवस अबाउट पर्पस इन लाइफ को हम कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे अंडरस्टैंड करें. तो इसके आगे अगर जाएं तो क्या पर्पस इन लाइफ, अगर सारा फोकस जो है वो एम्स कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि देखिए हायरार्की मैंने बताई थी, पर्पस इन लाइफ ऊपर है, गोल्स के ऊपर एम्स आते हैं. तो हमको अगर बढ़ना है तो कहीं ना कहीं हम एम्स और गोल्स की भी तो बात करेंगे. तो जो एम भी बनेगा ना वो फोकस बियॉन्ड द सेल्फ होगा, और एक हमारा गोल ओरिएंटेशन जो होगा वो भी बियॉन्ड माई सेल्फ होगा. तो हैविंग अ गोल एंड गोल ओरिएंटेशन दो अलग चीजें हैं. गोल ओरिएंटेशन की भी एक परिभाषा है, उसको भी मैं कवर करूंगी शॉर्टली इन दिस वेरी सेशन. मगर पर्पस इन लाइफ के अगर कोई बोले व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स, तो मेन कंपोनेंट है सारा कुछ हमसे बियॉन्ड होगा. दैट इज द वन कंपोनेंट. सब कुछ पर्सनली मीनिंगफुल होगा, तभी वो सस्टेन होगा. देखिए कमिटमेंट का बिगेस्ट चैलेंज क्या है, सस्टेनिंग. हम सभी, नोबडी इज बोर्न टू वेस्ट लाइफ, ये तो प्रिंसिपल है लाइफ का. कुछ ना कुछ करने के लिए तो उतरे हैं, अच्छा गलत सही बुरा छोड़ दीजिए. ठीक है ना. तो गिवन दैट पर्सनल मीनिंगफुल, यही बॉटम लाइन है, इसको कभी ना भूलें. पर्सनल, क्योंकि हम लोगों को सेल्फलेसनेस सिखाई जाती है, हालांकि उसका अपना एक फलसफा है, वो एक फिलॉसफी है. बट पॉइंट ये रहता है कि पर्सनल मीनिंगफुलनेस से काफी कुछ सस्टेन हो जाता है. आप खुद ही सोचिए, जब कभी अब आजकल जो हमने ऑब्जर्वेशंस भी कल इस कोर्स में जो कल के ऑब्जर्वेशन भी हैं कि जैसे हाउ टू कंट्रोल इमोशंस इन फैमिली लाइफ या हाउ टू बैलेंस देम इन माय वेरियस रोल्स एंड स्टे कमिटेड, ये क्या है. अगर इसमें आप सोचो पर्सनल मीनिंगफुलनेस नहीं रहेगा तो ये कैसे, मतलब जिसको हम बैलेंस बोलते हैं, जिस एक्चुअली हालांकि बैलेंस की हमें एफर्ट नहीं करनी है, बट जो
जो हम हार्मनी की तरफ जो हम ढूंढना, हार्मनी जो हम चाहते हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए जब तक पर्सनल मीनिंगफुलनेस नहीं होगा, इट डजंट वर्क। आप भी ध्यान देके कभी इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा। सो इन दिस, इन पर्पस इन लाइफ, अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज मीनिंगफुलनेस, वो भी आपके लिए, नॉट गिवन बाय अदर्स, यू शुड डेवलप इट। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इट, एंड यू नो इट शुड बी ट्रिगर्ड फ्रॉम यू इनर। Okay, and then goal orientation is a very important thing. I will shortly tell you a goal orientation kya hota hai. So why are we all human beings doing this? मतलब ये हम क्यों करना, why should I have, ऐसी क्या जरूरत है मुझे मेरे beyond दुनिया के बारे में सोचने की, in order to sustain my commitment. ठीक है ना, I have chosen academics, I am now teaching, I have gone into a system, ठीक है, now why, अब क्या? So the thing is, it connects with why did you start it? Why did you enter this field? To make a difference, I'm very sure. Some difference somewhere. Okay. Maybe to yourself to start with. If not anybody else, then at least to yourself. But then maybe beyond yourself. Okay. So usually individuals purpose को इसलिए हम लोग follow करते हैं कि हमको एक जरिया मिलता है, to you know, एक जरिया मिल जाता है, मीनिंगफुल जरिया, जिससे कि हम दुनिया को बेहतर बनाने का एक कंट्रीब्यूशन कर सके, हम एक हमारा मार्क बना के छोड़े, हम एक डिफरेंस कर सकें, और सारे एम्स हमारे बियॉन्ड सेल्फ हो। पर इसका मतलब ये नहीं कि वी आर ऑल देन नोबेल प्राइज विनर्स एंड नो, दिस डज नॉट मीन दैट, होएगा भी नहीं। ओके, व्हाट इट ऑल मीन्स इज टू कीप ऑन, सुबह उठे, जिसको आजकल ये लोग यू नो देयर आर लॉट ऑफ बज़वर्ड्स इसके लिए, बट व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड व्हेन यू गो टू स्लीप इन द नाइट, उसके बीच के समय डिड यू हैव फन? अब कोई बोले मैं कोई 6 साल का बच्चा हूं जो फन हो, नो, I could be 55, I'm 60 today for example, I'm still having fun. Are we still having our fun? तो फन आता कहाँ से? इधर से आता है, ये जो है ना contributing beyond कुछ हो तो आदमी थोड़ा मतलब then life becomes worthwhile, you know. Life से मतलब है not just our day to day but our talents, you know, our skills, इनका भी कुछ और भी तो उपयोग हो। Okay, that way. Now तो क्या हर गोल पर्पस नहीं है? मतलब गोल कहाँ गया फिर? Is not a goal a purpose? तो गोल और पर्पस के बीच का ऐसा है कि not all goals are purposes. सिर्फ वो गोल जिसको far horizon aim, सब शब्दों को बांध के रखिए, फार होराइजन एम। तो हमारा पर्पस इन लाइफ ऊपर था, हमारे गोल्स नीचे थे, तो इनमें से कौन से गोल पर्पस है? वही गोल, क्योंकि गोल के बाद में एम था, याद है हायरार्की में, वही गोल जो एम ऐसा लेके चले जो फार होराइजन हो और जो मीनिंगफुल हो मेरे लिए, वही उन्हीं में क्षमता है तुमको पर्पस इन लाइफ देने की। ओके, तो गोल और पर्पस इन लाइफ का ऐसा हुकअप होता है। सारे गोल्स पर्पस नहीं होते अनलेस द मीनिंग इन लाइफ इज यू नो देयर। तो गोल है, उसको फार होराइजन होना है, मीनिंगफुलनेस होना है, तब कहीं जाके वो पर्पस बनेगा। तो अगर मैं कोई फॉर्मूला जैसा मतलब इक्वेशन टाइप में लिखूं तो ऐसा कुछ होगा कि फार होराइजन प्लस मीनिंगफुलनेस इज इक्वल टू पर्पस, और ब्रैकेट बंद कर दें तो बोले दैट इज गोल, मतलब ऐसे करके, यू नो, दैट इज द थिंग अबाउट इट। तो अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि हम सभी में एंड स्पेशली एशियन कल्चर्स में और इंडिया में तो खास करके वो मार्क्स लाना कितना जरूरी हो जाता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो क्या अर्निंग गुड ग्रेड्स ये क्या एक गोल है? ये तो ये पर्पस नहीं है क्या? इज दिस अ पर्पस इन लाइफ? मान लो मैं आज 10th स्टैंडर्ड में हूँ, मान लो आप 12th में है, जस्ट लेट्स हाइपोथेटिकली इमेजिन, तो क्या इज इट नॉट माई पर्पस इन लाइफ टू गेट माई गुड ग्रेड्स? The answer is no. Why? Seeking to earn good grades is unlikely to represent a purpose. Why? Because it is a means to an end. It is not an end in itself. यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि थोड़ा अगर साइड ट्रैक कर ले तो पेरेंटिंग इश्यूज की तरफ चले जाएं या सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं, तो व्हेन ये सारी जो हमारी थिंकिंग है अर्निंग गुड ग्रेड्स
एक्चुअली इसको हम लोगों को हुकअप करके देनी चाहिए, जो गुट्टी पिलाई जाती है पढ़ने की, उसमें हुकअप करनी चाहिए कि हम लोग ज्यादा में ज्यादा बोलते हैं मार्क्स नहीं लाओगे तो जिंदगी में करोगे क्या, ये वो बगले झाको, दिस दैट, वी टॉक लाइक दैट, बट एक्चुअली इट शुड बी कि व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, उसके लिए टेल मी व्हाई यू वांट टू अर्न गुड ग्रेड्स। तो अब मैं इसका पूरा, मैंने कल भी बोला था मोल्डिंग एंड शेपिंग माइंड्स वाला, उसको मैं यहाँ लिंक अप करके दिखाती हूँ कि अर्न गुड ग्रेड इज अ गोल, ठीक है, इट्स नॉट अ पर्पस। तो ये गोल जो है, जब एक फार होराइजन एम, जिसका नाम हो सकता है इंस्ट्रक्टिंग एंड मोल्डिंग यंग माइंड्स, तो अगर तो मुझे फार होराइजन एम ऐसा रखना है कि मैं यंग माइंड्स को शेप करूं, तो मेरे लिए मीनिंगफुल क्या होगा, क्योंकि मीनिंगफुल होना चाहिए ना पर्सन के लिए, तो मेरे लिए मीनिंगफुल होगा कि मैं टीचर बनूं। ऐसे ही मेरे लिए मीनिंगफुल हो सकता है मैं लेखक बनूं, मैं जर्नलिस्ट बनूं, आई मीन दैट वे, तो शेपिंग यंग माइंड्स करना है, वो फार होराइजन एम है। लेकिन मीनिंग मेरे लिए, उसमें से मीनिंग कैसे आएगा, तो हो सकता है आपके लिए मीनिंग आए, आप आप अच्छे जर्नलिस्ट बन के, आज अगर देखें आप अखबारों में, कल किसी ने शायद पूछा था यूथ के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, तो दो आई एम नॉट श्योर वो क्वेश्चन ठीक से आ पाया कि नहीं, या मेरा आंसर भी आया कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि टू शेप यंग माइंड्स, कहाँ हमारे पास वो जर्नलिज्म है, कहाँ वहां पे किसी को, करोड़ों की आबादी है, किसी को मीनिंगफुलनेस मिल रहा है क्या कि मैं उसमें कुछ करूं, सो दैट आई इम्पैक्ट द लार्जर वर्ल्ड, तो उसका भी सस्टेन हो कमिटमेंट, और आने वाली एक पीढ़ी को भी कुछ पुश मिले, तो पॉइंट इज कम बैक टू आवर टॉपिक के अर्निंग गुड ग्रेड्स को जोड़ो यंग माइंड्स को मोल्ड करने से, दैट इज द फार होराइजन एम, जिसमें से किसी को मीनिंग मिल रहा है टीचर बनना, तब कहीं जाके ये होगा पर्पस इन लाइफ। सो ये एक एग्जांपल था कि मोल्डिंग यंग माइंड्स इज अ फार होराइजन एम, एंड इट इज वेरी मीनिंगफुल पोटेंशियली to become a teacher, for the purpose of which earning good grades is a very good goal. उसके लिए गुड ग्रेड्स लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को जाके पीएचडी भी करनी है, ऐसे वैसे नहीं लोगों को एडमिशन मिलता है, देयर आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू बी गिवन, है ना, सो यू नीड टू बी इंटेलिजेंट, यू नीड टू हैव गुड ग्रेड्स, ठीक है। सो दैट इज वन एग्जाम्पल। तो ऐसे ही पैसा कमाने को ले लेते हैं। कल अपन ने एग्जाम्पल लिया था, किसी ने मुझे पूछा कि भाई जो इज इट पॉसिबल कि पर्सनल वैल्यूज ना हो तो कमिटेड रह सकते हैं क्या? तो हमने दो एग्जांपल्स लिए थे, एक तो साधारण हमारा थ्योरी वाला के व्हाई विदाउट वैल्यूज कोई कमिटेड हो ही नहीं सकता, एक तो वो समझाया था। फिर एक वो गंदे पॉलिटिशियन का भी एग्जांपल ले लिया था, द करप्ट गाय, कि भाई ये बंदा क्या सोच रहा होगा, इसका क्या पर्सनल वैल्यू क्या हो सकता है। तो मुझे उस उदाहरण की याद आ रही है इस वक्त, बिकॉज लेट अस एक्सप्लोर सीकिंग वेल्थ, हमको तो वेल्थ एंड फेम चाहिए, ठीक है ना, तो इज इट अ पर्पस? अनलाइकली, ठीक है ना, इट कैन नॉट रिप्रेजेंट अ पर्पस इन लाइफ। तो उस किस्म का जो बंदा था, जो करप्ट पॉलिटिशियन था, आई डोंट थिंक ही कैन हैव द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एज अ पर्पस इन लाइफ, ठीक है, कुछ मिसमैच होगा वहां जरूर। मगर हालांकि अगर इसी मेकिंग वेल्थ, मेकिंग फेम, जो भी हम कहें, इसको हम जोड़ दें विद वन फार होराइजन गेम, है ना, फार होराइजन हमारा एम क्या है? वेल बीइंग ऑफ पीपल। आई वॉन्ट मनी एंड फेम फॉर वेल बीइंग ऑफ पीपल। अब ये पीपल सबके लिए अलग होंगे, किसी के लिए फैमिली होगी, किसी के लिए कम्युनिटी होगी, किसी के लिए अंडर प्रिविलेज लोग होंगे, किसी के लिए स्पेशल चिल्ड्रन होंगे, सबके लिए अलग है। कैसे अलग होंगे? हर एक का दैट जनरल इंटेंशन हर एक की अलग होती है, हर एक को कोई एक चीज होती है जो पसंद होती है, नापसंद होती है, ये वहां से निकल करके आता है। सो मेकिंग इनफ मनी, फॉर एग्जाम्पल, for the well-being of people who are not just me but other than me, है ना, तो ऐसे बंदों में से किसी के लिए, मैंने नहीं कहा हो सकता है इट विल बी केयरिंग फॉर योर फैमिली, तो वो मीनिंगफुल हो गया उस बंदे के लिए, टू केयर फॉर माय फैमिली। दैट इज व्हाई मेकिंग इनफ मनी टू केयर फॉर वंस फैमिली इज अ सोर्स ऑफ पर्पस इन लाइफ। हालांकि इट्स अ लोअर ऑर्डर वन, it has the trappings of becoming stale after a certain point in time, ठीक है, बिकॉज देयर इज लेस मीनिंग फॉर यू, बिकॉज यू आर मोर देन दैट। तो मीनिंग कम हो गया ना, अगर मोर देन दैट वाले से मीनिंग लिया होता तो शायद कुछ और निकल के आता। सो आई अगेन टेल यू कि मेकिंग इनफ मनी टू केयर फॉर वंस फैमिली इज अ सोर्स ऑफ पर्पस, सिंस इट इन्वॉल्व्स कंट्रीब्यूटिंग टू द वेल-बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, फार होराइजन इन well-being of individuals, which is beyond yourselves, and in this case it is your family. So it is definitely, अगर family के लिए हमें कमाना है, it's a purpose in life, ठीक है, but of a different kind, right?
फिर मैंने कहा था आपसे कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट गोल ओरिएंटेशन। मैंने कहा था मेरे स्लाइड्स मेन टॉपिक पे रहेंगे, तो आप देख सकते हैं मैंने गोल ओरिएंटेशन का स्लाइड लगा दिया है, एंड आई विल ट्राई एंड टॉक टू यू एज इफ मैं आपके सामने और आप मेरे सामने हैं, हालांकि कोई किसी के सामने है नहीं। सो गोल ओरिएंटेशन सादा सा शब्द है, ज्यादातर हम लोग ऑटोमेटिकली कोई कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि गोल ओरिएंटेशन क्या, नजर रखो, सारा ध्यान और तवज्जो गोल्स पे दो, गिव योर 100% टू द गोल्स एंड दैट इज गोल ओरिएंटेशन। इज इट नॉट? आई विल से इट इज नॉट। लेट अस सी व्हाट इज गोल ओरिएंटेशन। गोल ओरिएंटेशन में क्या है? फर्स्ट थिंग इज द सेल्फ इज अ रिस्पॉन्सिबल एंड मोटिवेटेड पर्सन। एक रिस्पॉन्सिबल, यू रिमेम्बर मैंने कहा था अपना कमिटमेंट की डेफिनेशन से कुछ शब्द निकलते हैं, क्योंकि उसमें एक्शन इन्वॉल्व और स्टेट ऑफ बीइंग है। तो एक वर्ड था रिस्पॉन्सिबिलिटी, 7 शब्द थे, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, टास्क, एलिजियंस, अगर आपको याद आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज अ वर्ड, है ना। सो इसीलिए फॉर गोल ओरिएंटेशन, ये गोल ओरिएंटेशन अब कनेक्ट करता है कमिटमेंट की डेफिनेशन से। रिस्पॉन्सिबल एंड मोटिवेटेड सेल्फ जो आपका है, वो अटेंशन कहां डायरेक्ट करेगा? टू सिलेक्ट सच गोल्स, सबसे नीचे वाला पर्पस इन लाइफ इधर है, गोल्स इधर है। टू सिलेक्ट सच गोल्स, उसके ऊपर एम्स है, एंड एम्स विच आर पर्पसफुल। मतलब इन अदर वर्ड्स, गोल ओरिएंटेशन लगे रहो मुन्ना भाई ऑन योर थिंग, वो नहीं है। इट्स नॉट दैट, इट इज a motivated and responsible individual is focusing his attention on doing a selection and directing energy and resources to first getting some particular goals which are purposeful aims। मतलब वो ही के beyond self, far horizon, वो सब तय करने में जो ध्यान और तवज्जो दे रहा है, that is goal orientation। So you get me? It's little different। गोल ओरिएंटेशन का बड़ा इसके अंदर एक स्पेसिफिक मीनिंग निकल के आता है एज पर अवर द कमिटमेंट के लिए, व्हाट इज नेसेसरी एज पर दैट। सो व्हाट एल्स हैपेंस इन गोल ओरिएंटेशन? खाली ये तय कर लिया उतना नहीं, अब क्या होगा? देयर विल बी कंपटीशन, बिकॉज टाइम, रिसोर्सेज ऑल compete with each other, situations compete with each other, multiple situations arise, complications arise। so what happens? differences arise होते हैं, गोल्स एंड एम्स कॉम्पीट करने लगते हैं, ठीक है ना। लाइक किसी ने पूछा था ना कि वी आर सो मेनी रोल्स, तो ये रोल्स में इमोशन को बैलेंस करके हमारी कमिटमेंट कैसे सस्टेन करनी है? तो वही बात आ गई कि मेरे जो गोल्स एंड एम्स हैं, जो मेरे कॉम्पीट करने लगे, क्योंकि एक रोल है घर वाला, एक रोल है मेरा हायर सेल्फ, मेरा खुद का डेवलपमेंट, ओके, तो ये कॉम्पीट करने लगे, तो गोल ओरिएंटेशन में आता है। देखिए, नहीं तो इसको अलग तरह से समझाया जाता है, पर यदि इसको गोल ओरिएंटेशन के अंदर समझे तो बहुत बैलेंस्ड एक अप्रोच हो जाती है हमारी। तो गोल ओरिएंटेशन के तहत हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम इसको प्रायोरिटाइज करें, ये डिफरेंसेस सॉर्ट आउट करें, ये रिजॉल्व होंगे और ये प्रायोरिटाइज होंगे। तो ये प्रायोरिटी कहां से आती है, कौन देता है? यू कैन गेस, इट इज इमोशंस एंड वैल्यूज, वहां से आती है। ऐसा नहीं कि अच्छा चलो अभी खाने का टाइम हो गया तो खाना परस दो, थोड़ी देर हट जाओ लैपटॉप से, वो वाला प्रायोरिटाइजेशन नहीं, मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। इट्स एट द वी आर टॉकिंग एवरीथिंग विद इन आवर थ्योरी, ये कमिटमेंट रिलेटेड जो थ्योरी है। तो वैल्यूज एंड इमोशंस हमको, यू विल बी सरप्राइज, वो हमको प्रायोरिटाइज करने के लिए सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट एक मैं थोड़ा साइड में हटके आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हो रहा है हमारे मैनेजमेंट साइंसेज में, इंटरनेशनली सोशल साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करके रखा है, वो डिसीजन मेकिंग पे कामकाज चल रहा है कि यार इंसान डिसाइड, नाउ दे हैव सीन 150 साल इंसान के एवोल्यूशन के, और वो देख रहे हैं डिसीजन मेकिंग कहाँ लेके आया है हम लोग को, कहाँ नहीं। सो दे आर डूइंग एम्पिरिकल स्टडीज। तो डिसीजन मेकिंग में ये निकल करके आया है कि एक्चुअली जब डिसाइड करते हैं ना, वो सारा सिखाते हैं कि प्रोपोजल को इवैल्यूएट किए, ये वो पूरी जो उसकी ब्ला ब्ला जर्नी है, पूरी थ्योरी है, वो सब होने के बाद जब दो, मान लो हाइपोथेटिकली ऑप्शन बी सामने है, उसमें चुनता जब एक आदमी
या एक कॉलेज का प्रिंसिपल या क्या होता है उसके लिए, और उसमें निकल के आया है कि इमोशन वैल्यूज उसका बहुत सो प्रायोरिटाइज गोल ओरिएंटेशन के अंदर करनी है, उसमें इमोशंस एंड वैल्यूज का रोल रहेगा। और तो हम क्या प्रायोरिटाइज करेंगे, हमारा दूसरा एंकर कहाँ से आएगा? चलो वैल्यूज एंड हमको यू नो विल डेफिनेटली बी गाइडेड बाय आवर वैल्यूज फॉर श्योर एंड आवर इमोशंस फॉर श्योर, मगर हमारे मीनिंगफुल एम्स हमको गाइड करेंगे। हमारे एम्स नहीं, मीनिंगफुल एम्स, जिसमें मुझे ज्यादा मीनिंग मिल रहा है। अगर मैं गृहिणी हूँ और मुझे मीनिंग आ रहा है, हाँ ठीक है बॉस, आई एम अ प्रोफेसर, मेरा करियर है, हाँ हाँ आई एम इंटेलिजेंट, मेरी रिसर्च है, मेरा सब है, बट मीनिंग मुझे थोड़ा मदर एंड वाइफ में ज्यादा आ रहा है। एक मेरी वो क्लैरिटी आ देन आई एम प्रायोरिटाइज। फिर तो मेरे को कोई झगड़ा नहीं ना किसी से। Will I ever have any discomfort? I chose my priority based on meaningfulness. मेरे लिए ये मीनिंगफुल है। अच्छा आगे जाके लगा नहीं 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 अब ये तो यार कहाँ आ गए, ऐसा वाला हो जाए, that means you did not select what is meaningful to you. Please go back to life. Please review. हो सकता है this is not what is meaningful. Then please go back to what is and then move there. So this is part of goal orientation. Okay. Now why do you need goal orientation? To आप देख सकते हैं अगर मीनिंगफुलनेस हट जाए और ये प्रायोरिटी सब गलत हो जाए तो आपका कमिटमेंट दैट एंड यू नो नाउ अब हम लोग सब क्लियर है कि कमिटमेंट्स मींस अचीवमेंट नहीं, कमिटमेंट मींस बीइंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ डिवोशन और कॉज पर्पस इन लाइफ, है ना? तो happening that shakes up and it's not about a day, it's about an entire life. पूरी जिंदगी हमको till we are chosen to get out of here and we are called, we have to stay committed. How can we not stay committed, right? So it's our inner state of being. तो ये जब तक नहीं होगा गोल ओरिएंटेशन ठीक से, जिसमें प्रायोरिटी करनी है, मीनिंगफुलनेस से एनर्जी पकड़ के यू नो इमोशंस एंड वैल्यूज को जोड़ के जब आना है, फिर हमारा गोल और एम पुख्ता करके गोल हमको गोल ओरिएंटेड बन जाना है। ठीक है। सो अब इसमें कई बार क्या होता है, क्या सब कुछ अंदरूनी है? इज एवरीथिंग गोल ओरिएंटेशन में क्या सब कुछ मैं ही है? विल आई बी द ओनली वन? नो नो नो, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। नेचुरली यू कैन आल्सो अप्रिशिएट देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे ये पर्पस के बिल्ड करने में नो डाउट दे हैव अ रोल टू प्ले, मगर वो लॉन्ग लास्ट नहीं करते हैं। दे शुड नॉट बी अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर। प्रीडोमिनेंट फैक्टर तो विल बी इंटरनल, जो कुछ इंटरनल हमारे विदिन से आता है वो ही हमको मोटिवेट करता है, तभी वो पर्सनल मीनिंगफुलनेस बनती है। ओके नाउ तो ये पर्सनल मीनिंगफुल करेगा क्या? इट विल मेक यू फील कंपेल्ड, आपको कंपेल करेगा टू एक्टिवली परस्यू रिगार्डलेस ऑफ थिंग्स विच आर फेवरेबल नॉट फेवरेबल, situations which are favorable not favorable। इसीलिए मीनिंगफुलनेस, अभी मैं थोड़ा ध्यान मीनिंगफुलनेस पे ले जा रही हूँ कि वो इसीलिए जरूरी है कि यू नो यू आई विल सून कम टू मीनिंगफुलनेस एंड प्रीवियस। सो एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे मीनिंगफुलनेस के लिए कि कैसे इंसान डिसाइड करता है कि मैं टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस सब कुछ इन्वेस्ट करूं एंड मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स माय पर्पस इन लाइफ। तो देखिए देयर इज अ पर्सन हु इज स्टडीइंग प्रोबेबली एमबीबीएस, मेडिकल में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एंड इनका जो एक जनरल इंटेंशन है, मैंने यूज किया था ना वर्ड जनरल इंटेंशन पर्पस इन लाइफ के लिए, वो ये है कि टू बी अ वेरी केयरिंग डॉक्टर, अ वेरी कंपैशनेट डॉक्टर फॉर द रूरल पुअर। ही इज वेरी क्लियर, इनका जो पूरा जनरल इंटेंशन ही थोड़ा स्पेसिफिक सा हो गया है, विच हैज गॉट फ्लेवर्स ऑफ एस्पिरेशन ऑल्सो। उन्होंने अपना थोड़ा एस्पिरेशन और सब मिक्स करके रखा है, और वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ वेरी कंपैशनेट डॉक्टर, I want to be a very caring doctor for the rural poor। तो जब इसमें उनको पर्सनल मीनिंगफुलनेस आ रही है, तो ये तो हर हाल में मतलब इट इज सो मीनिंगफुल कि दीज आर द काइंड ऑफ पीपल हु एक्सेप्ट रूरल इंटर्नशिप्स। इस किस्म का स्टूडेंट सामने से मांग मांग के रूरल इंटर्नशिप करेगा, बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज
that is where he wants to make a mark, he wants to create a difference. So this is the example कि एक बार meaningfulness आ जाता है तो we are propelled, हम लोग उसके ऊपर हमारा सब कुछ निछावर कर देते हैं, we are propelled towards it, है ना. So now let's look at, we have been talking so much about meaningfulness. तो इसके दो flavors आते हैं. एक होता है meaningful life और एक होता है meaning in life. ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक है, थोड़े blurred लग रहे हैं, मगर बहुत अलग concepts हैं ये दोनों. Meaningful life is something totally different. Meaning in life is something totally different. एक बात है लेकिन, unless we have meaning in life, meaningful life आएगी नहीं, होगी नहीं मतलब. So it is all in the realm of personal meaningfulness. So our lives are experienced as meaningful जब उनमें purpose हो, उनकी significance trivial से बढ़ के हो, या momentary significance से ज्यादा. जितना everlasting significance हम रखेंगे उतना हमारी लाइफ में मीनिंगफुलनेस आएगा लाइफ में. एंड एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब to have a meaningful life, you have to have an understanding जो chaos के परे जा सकती है, which transcends chaos. chaos में यही सब आ जाता है, फैमिली प्रॉब्लम्स, वर्क लाइफ में, वर्क प्लेस इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, कॉन्टेक्चुअल इश्यूज, सब कुछ. सो इससे ट्रांसेंड करके we stay put with what is giving us meaningfulness. That is going to give us a meaningful life जिसमें हमारा impact जो रहेगा वो lasting nature का होगा. We would like to have an experience of life which will leave a lasting mark. And meaningful life जो लोग experience करते हैं normally, and now this is a very Indian philosophy, yet I found it floating around in the Western literature that I read. Some questions are answered. For meaningful life, there are some questions which we answer. I'll just read out those questions. These are provocative questions which make us or which force us to introspect. ठीक है? What are you put on this earth to do? What am I put on this earth to do? इसका जवाब मेरी लाइफ मीनिंगफुल बनाएगा. मेरी एग्जिस्टेंस, माई लाइफ, माई एग्जिस्टेंस मेरे खुद के लिए इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट क्यों है? ऐसी क्या चीज है मेरी लाइफ के बारे में, ये मेरा जीवन, ये मेरा एग्जिस्टेंस, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट लगती है? सो यू नोटिस द एम्फेसिस ऑन मुझे, ऑन यू, ऑन योरसेल्फ, एंड गेट द आंसर. दोज आंसर्स मेक लाइफ मीनिंगफुल. अच्छा, वो जैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट टू मी, तो व्हाट इज सो मीनिंगफुल अबाउट इट, वो इतना रेलेवेंट क्या है, मतलब उसमें उसकी रेलेवेंस इतनी क्या है फॉर मी, फॉर अदर्स, व्हाट इज द रेलेवेंस. अच्छा, द अदर वे टू फाइंड मीनिंगफुलनेस इज व्हाई इज माय लाइफ एंड माय एग्जिस्टेंस वर्दी ऑफ अटेंशन. दूसरे लोग मुझे क्यों ध्यान दें, कोई मेरी क्यों परवाह करे. सो व्हाई इज माय लाइफ एंड एग्जिस्टेंस वर्दी ऑफ अटेंशन, उसका भी जवाब आए तो भी लाइफ मीनिंगफुल बनती है. और वी कैन फाइंड समथिंग टू कीप मूविंग इन दैट डायरेक्शन सो दैट वी फाइंड मोर मीनिंगफुलनेस. एंड व्हाई शुड माय लाइफ बी अप्रिशिएटेड, कोई क्यों अप्रिशिएट करे इसकी जिंदगी. जैसे आज भी हम गांधी को अप्रिशिएट करेंगे, या आज भी कितने आ गए ऐसे जिनको अप्रिशिएट करते हैं. व्हाई, क्यों? सो मेरी लाइफ में क्यों अप्रिशिएट, मेरी ऐसी कौन सी चीज हो गई कि कोई अप्रिशिएट करे. अच्छा, नहीं हुई है तो what is it that I want which others can appreciate. So that is going to give me the meaning in my meaningfulness. Okay, and इसके अंदर जो keywords रहते हैं, मतलब for meaningful life the keywords will be कुछ purpose होना चाहिए, कुछ sense of mission होना चाहिए, always making a difference. सब कुछ घूम फिर के can I make a difference उस पे आ जाता है. ठीक है. So now we will do a very quick ऐसा करेंगे, we will do an activity. I'm assuming आपके सामने paper pencil या something to write and scrabble है. So I will show you a list of statements. It's like a little introspective exercise. Meaning in life के ऊपर है पूरी exercise. तो
इसमें ना कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, मैं स्लाइड पे डालूंगी, आप देख सकते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। सो इसपे ऐसा है कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक स्टेटमेंट तो ऐसा फ्लेवर होगा उसमें कि which will be like in the form of a question कि how full of meaning do you feel at present your life is। कुछ स्टेटमेंट्स में आपको लगेगा कि ये शायद ऐसा ही पूछ रहा है कि how full is my life today of meaning, आज मेरी लाइफ में कितना मीनिंग मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ एट प्रेजेंट, हाल में, हियर एंड नाउ, अभी इस क्लास में या इस सेशन में। और कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि हम कितने एंगेज्ड या मोटिवेटेड हैं हमारे एफर्ट्स करने में टू फाइंड आउट कि हमारी लाइफ का मीनिंग क्या है या हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी लाइफ के बारे में कितनी डीप हुई। तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे जो हमारे एफर्ट्स टू गेट द मीनिंग इन लाइफ, व्हाट एफर्ट्स वी आर मेकिंग, उसकी तरफ है। और कुछ ऐसे हैं जो हमारी लाइफ एट प्रेजेंट कितनी मीनिंगफुल ऑलरेडी हो गई है उसके ऊपर है। तो हमको हर एक को रीड करना है, उसको समझ के उसको स्कोर्स देने हैं। तो आई विल टेक यू वन बाय वन थ्रू द स्क्रीन्स एंड देखिए, ये मैंने आपको बताया कि इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं। हाउ फुल ऑफ मीनिंग डू यू फील योर लाइफ करंटली इज, या फिर हाउ एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड आर यू इन योर एफर्ट्स to find meaning in your life and to deepen your understanding। आपको हर एक स्टेटमेंट, कोई इंटरकनेक्टेड स्टेटमेंट नहीं है, सब अलग है, इंडिपेंडेंट है, स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स है। तो आप हर एक को इंडिपेंडेंटली ट्रीट कीजिए, उसको जस्ट कंसिडर कीजिए और एक स्कोर असाइन करिए कि कितना ट्रू है या कितना फॉल्स है आपके लिए। हाउ ट्रू इज इट एंड हाउ फॉल्स इज इट फॉर यू। ओके, नाउ मीनवाइल व्हाट यू कैन डू इज, आप इस तरह की एक स्कोर शीट यदि बनाना चाहें तो अच्छा रहेगा, बना लीजिए तो अच्छा ही होगा। वेरी क्विकली, आई गिव यू 2-3 मिनट्स टाइम। व्हाट यू शुड डू इज, आपके पास ना कुल मिला के 12 कॉलम होने चाहिए। 12 में से 10 तो 10 स्टेटमेंट्स हैं उनके हो गए, और लेफ्ट हैंड साइड के 2 कॉलम आप स्कोर का रेटिंग स्केल लिख लीजिए, और स्कोर जो है 1 to 7 है, तो आप वो स्कोर लिख लीजिए। मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 लिख लीजिए, और आप ये एब्सोल्युटली ट्रू जो स्केल है, कहने का मतलब है इफ फॉर अ स्टेटमेंट आपको लगे इट इज एब्सोल्युटली अनट्रू तो आप 1 स्कोर देंगे। यदि किसी के लिए आपको लगे कांट से ट्रू या फॉल्स तो आप 4 देंगे। तो आप जरा इतना सा क्विकली लिख लीजिए, फिर मैं आपको स्टेटमेंट्स बताती हूँ। आई थिंक वी मे हैव रिटन, हो गया होगा। शैल आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये स्टेटमेंट है, दूसरा पॉइंट ला रही हूँ। My life has a clear sense of purpose। पहला था I understand my life's meaning, दूसरा है my life has a clear sense of purpose, third I have a good sense of what makes my life meaningful, fourth I have discovered a satisfying life purpose, fifth my life has no clear purpose, I'm looking for something that makes my life feel meaningful, sixth I'm always looking to find my life's purpose, I'm always searching for something that makes my life feel significant, I'm always searching for something that makes my life significant, I'm seeking a purpose or mission for my life, I'm searching for meaning in my life, so I presume it is done, I'm moving ahead। So आप लोग ने स्कोर शीट में अपने स्कोर्स लगा दिए होंगे। So if you see your score sheet, आपको क्या करना है स्कोरिंग के लिए as suggested in, हाँ, let us do the totaling now। So 1 to 4 जो भी आपके स्कोर्स हैं उनको जरा ऐड करके लिख लीजिए। 9 नंबर के स्टेटमेंट में से 5 नंबर के मार्क्स कम करके लिख लीजिए। If the moderators can help me with the questions, I'll be very happy। The question is, can we say goal orientation would be roles driven? Yeah, exactly. It depends on what role you have selected. You will go in for your goal orientation. But don't, let us not use the word driven, because actually in all this it is driven by your meaningfulness. It is not so much the role that is driving it. The role will have an influence. The driver will be your personal meaning and things which you care about, things for which you wish to make a difference.
those things will make a difference, will play a role in your goal orientation. हालांकि what role you want to opt for will also have an influence, मगर key driver नहीं होगा. Key driver will be meaningfulness. Yes, ma'am, just a minute. Why is it important to find one's purpose in life? That's a very important question, no? Why should we find it? I wish this was interactive class, then I could have some class participation. I would like to venture that to have meaningful existence, to avoid existential frustration, and to avoid boredom. I think this is why we should have purpose in life. Without purpose in life, हम लोग ये existential frustration, मैंने first day पे एक शब्द यूज किया था, आप में से कुछ लोगों को शायद recollect हो. There is something called existential frustration. Okay, we are existing, but it's a frustration because of that existence. Which, you know, in simple normal language we say, फिर हम में और जानवर में फर्क क्या, वो भी खाता पीता है, हम भी खाते पीते हैं. So I think purpose in life is important to get your, existential buoyancy, to get meaning in life, to have a meaningful life. That is why you need purpose in life.